हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को गजट मिल गया होगा, गजट नोटिफिकेशन आ गया है। अब अपनी तैयारी पर जोर दीजिए और आपको कुछ बातें बता देते हैं जितने बच्चों के कमेंट आए हैं जो जो आया गजट आने के बाद। एक सबसे पहले जो बच्चों को होगी कट ऑफ क्या जाएगी, क्या कुछ रहेगा, भर्ती कब तक आएगी, कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कितनी पोस्ट आएंगी, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, क्या कुछ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर जो भी आपके सर्कल में आपके नॉन है, जो फ्रेंड सर्कल है फार्मेसी बैकग्राउंड से, जिन्हें सीईटी करियर कर रखा है और फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनको जोड़ें ताकि हम एक आइडिया ले सके कि कितने कैंडिडेट अब की बार सीईटी में जो है क्वालिफाई हैं फार्मासिस्ट के लिए। फिर क्या है कि जो कट ऑफ की बात करें, पिछली बार बच्चों अगर आप लोग देखोगे ना तो 170 के आसपास पोस्ट थी। ठीक है। और उसमें जो आपके 4 गुना बच्चे बुलाए थे, तो 4 गुना बच्चों में जो जर्नल कैंडिडेट थे ना वो 56 मार्क्स की कट ऑफ हो गया था लिस्ट जर्नल के लिए। और बीसी के लिए वही लिस्ट गई थी 50 के आसपास, यानी 48 से लेके 50 के आसपास गई थी। और एससी के लिए थोड़ा और नीचे थी, 46 के आसपास, 45 के आसपास, 45 से लेके 46 के आसपास थी। तो अब की बार जो वैकेंसीज हैं, सेंसन पोस्ट जो है 1087 है। ठीक है। ये हमारी है सैंक्शन पोस्ट। अब सैंक्शन पोस्ट जो हैं, सैंक्शन पोस्ट हैं 1087। इसमें से आप मान के चलिए कि 700 प्लस जो आपकी पोस्ट वेकेंट हैं और 500 प्लस जो पोस्ट है आपको देखने, 500 ही लगा लीजिए, आपको पोस्ट अगर आ जाती है आपकी, अगर 500 के आसपास पोस्ट आ जाती हैं तो अब की बार 10 गुना बच्चे को बुलाना है, यानी तकरीबन तकरीबन 5000 बच्चे। तो जो मेंस के लिए लिस्ट आएगी फ्री वाले बच्चों की, तो उसकी कट ऑफ आप अपनी बिल्कुल जो क्लियरेंस है कि एससी कैटेगरी को कितने चाहिए सीईटी स्कोर क्लियर करने के लिए, जनरल को कितने चाहिए, बीसी को कितने चाहिए, तो सिर्फ उनके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने में मिलेगी, 1-2 नंबर ऊपर। बट इससे क्या होगा, अगर ये कंडीशन हो गई तो जो मेंस की लिस्ट आएगी आपकी उसका स्कोर थोड़ा हाई चला जाएगा। अगर यही पोस्ट रह जाती हैं अंडर 400 और नियर बाय 300, तो 10 गुना बच्चे बुलाते हैं, तो आपकी जो लिस्ट लगेगी वो जितना आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, मान लीजिए 48 है या 50 है, तो उससे आपको +2 मार्क्स इंक्रीज कर लीजिए, +2 से +3, तो सभी बच्चों का नंबर इसमें आ जाएगा। अगर मान लीजिए 40 आपका 40 नंबर का क्राइटेरिया था सीईटी का क्लियर करने का, तो उसमें आपके 42-45 नंबर पर है, तो आपका लिस्ट में नाम 101% आएगा। अगर आपकी क्राइटेरिया 50 का था, 45 का है, तो आपका 46-7 पे इजीली नंबर आ जाएगा। मैं अभी आज बच्चों, आज हम वैसे स्टार्ट करेंगे अपना फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक है। और मैं ये आज आपका पिछला पेपर देख रहा था जो 2024 का हुआ था, तो उस एग्जाम में क्या था कि जितने क्वेश्चन आए हुए ना फार्मेसी के, उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो जब नंबर ऑफ परसेंटेज अगर निकालें तो एनाटमी और जर्नल साइंस की ज़्यादा वेटेज है बाकी सब्जेक्ट से कम। बाकी सब्जेक्ट की जहाँ 2-3% की मार्जिन है, वहाँ एनाटमी और जर्नल साइंस की 50+ मार्जिन है। और आपका कंप्यूटर भी अच्छा खासा है हुआ है और हरियाणा जीके भी अच्छी खासी है। तो अब प्रिपरेशन की तरह करना स्टार्ट कर दो। अपने यूट्यूब चैनल पे पूरे हरियाणा की जिलेवार जो है एमसीक्यू सीरीज से, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है, आप कवर करो। कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चंस है और रीजनिंग के भी हैं, मैथ्स भी है और जनरल साइंस भी है। और जैसे ही हमारा फार्मेसी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको पूरा कंप्लीट सेट डालेंगे, कंप्यूटर का भी, हरियाणा जी के भी, फार्मेसी भी। और एक बच्चों के डाउट थे
कि हमने बाहर से कर रखी है, रजिस्ट्रेशन हरियाणा में है, तो आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हो तो आप एलिजिबल हो। एक बच्चों का डाउट था कि सर मैंने अभी जो है मैं फाइनल ईयर में हूँ, 2-3 मंथ में मेरी फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगी, तो अगर मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम वो पेपर नोटिफिकेशन आ जाता है पोस्ट के लिए और आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको अपनी कंप्लीट फार्मेसी चाहिएगी और विद रजिस्ट्रेशन, तो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है। और एक था कि कब तक फार्मेसी की पोस्ट आएंगी, कुछ बच्चे बोल रहे थे जुलाई अगस्त में आएंगी, उसके बाद आएंगी। आप एक मोटा मोटा क्राइटेरिया लेके चलिए, गजट आ गया है, सारी डाउट क्लियर हो गए हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब एचएसएससी को डिमांड्स आनी है। हमारा ग्रुप था 15 फार्मेसी का, ग्रुप नंबर 10 तक की वैकेंसी जा चुकी हैं एचएसएससी के पास, तो अपने 5 ग्रुप बच गए। तो आप अगर मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया मान के चले तो कम से कम महीने भर के अंदर आपको आपकी पोस्टें जा सकती हैं। मैक्सिमम का कोई वो नहीं है, बट मिनिमम आपकी महीने के अंदर जा सकती हैं। और आपको जिस दिन पोस्ट चली गई, पोस्ट जाने के बाद 2.5 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज आपको बता देते हैं, ध्यान रखना उस बात का, नोटिफिकेशन आ गया, गजट आ गया है, नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, उस टाइम पे आपकी मारामारी होगी। पहले भी एक वीडियो डाली थी, जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, अपना हरियाणा डोमिसाइल है, सबको अपडेट करवा लो, अभी टाइम है, पोर्टल खुले हुए हैं, पोर्टल पे कोई भगदड़ नहीं है। फिर एकदम से 2-3 अगर ग्रुप्स की इकट्ठी वैकेंसी इन्होंने निकाल दी तो फिर रातों को घूमोगे। तो इससे पहले कि अभी अपना टाइम निकाल के अपने डॉक्यूमेंट सारे अपडेट रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अपने सर्कल में सबको चैनल से जोड़ो, ताकि हम एक वेटेज निकाल सके कि अब की बार तकरीबन कितने बच्चे हैं और उस हिसाब से क्या लिस्ट जाएगी। तो चलिए आज हम अपना फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी। पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद इसके 100+ MCQs हैं, वो सारे कवर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए हैं। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज रेफर्ड टू एज ए साइंस ऑफ ड्रग which deals with the pharmacokinetics study, that is absorption, distribution, metabolism and excretion of drug, and pharmacodynamics study like the mechanism of action, drug receptor action, etc. फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी एक साइंस है ड्रग की, जो डील करती है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स से, यानी कि दवाई हमारे शरीर के साथ क्या करती है और हमारा शरीर दवाई के साथ कैसा रिएक्ट करता है, ये सारी चीजें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर आता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स थ्योरी इज ड्रग एब्जॉर्प्शन, which is defined as the transportation of the unmetabolized drug from the site of administration to the body circulation system. फार्मा ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, जो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, तो सबसे मेन है ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो डिफाइन करता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ड्रग का, यानी जो ड्रग हमने ली वो कैसे कैसे जहाँ पे उसको एक्शन है साइट ऑफ एक्शन तक जाती है और कैसे ब्लड सर्कुलेशन में वो घुलती है। आज बच्चों मेरे को एक बच्चा मिला था, मैं ट्रेवल कर रहा था, तो वो फार्मेसी बैकग्राउंड से था, उसने डिप्लोमा किया हुआ था, और बाई चांस से ऐसे ही बात होगी बैठे बैठे, फिर मैंने उसको चैनल के बारे में बताया और वैकेंसी के बारे में। तो उस बच्चे ने बोला कि सर हमने कॉलेज में मुश्किल से 10 क्लास लगाई हैं और हमें डिप्लोमा दे दिया गया था। तो वो बोला कि सर अगर समझाओ तो थोड़ा ऐसे समझाना कि हम बिल्कुल जीरो से समझ में आए हमें। सीटी में काफ़ी अच्छा स्कोर है उस बच्चे का, वो बट अदर वैकेंसीज के लिए देख रहा था, पर उसने फार्मेसी भी कर रखी थी, तो वो फार्मासिस्ट के लिए अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको उससे बताते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी इज द डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट to which the active constituent or active moiety of a drug is absorbed from a drug product and reaches the circulation। तो बायोएबिलिटी क्या है कि जो हमने ड्रग ली या जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ड्रग के अंदर, वो बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होता है या प्रोडक्ट कितना जो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है।
आपने एक 500 mg की टेबलेट ले ली है, उसके अंदर जो साल्ट है, मेन ड्रग है, वो मान लीजिए 400 है, 300 mg है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कितना घुलता है और कितना हमें जाके उसका इफेक्ट मिलता है। फिर आते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्माकोलॉजी इज ए branch of pharmacokinetics which describe the reversible transfer of a drug from one location to another within the body। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन। तो बायोट्रांसफॉर्मेशन इज द मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ एंडोजीनस एंड जीनोबायोटिक केमिकल टू मोर वाटर soluble कंपाउंड। फिर आता है ड्रग एक्सक्रीशन। तो ड्रग एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम ह्यूमन बॉडी either as a metabolic or unchanged drug। फिर आते हैं ड्रग एक्शन। द एक्शन ऑफ ड्रग on the human body is called pharmacodynamic and the body response to drug is called pharmacokinetics। क्या है कि द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी, कि ड्रग जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्शन लेती है उसको फार्माकोडायनामिक बोलते हैं, और जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है उस ड्रग के अगेंस्ट में वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। द ड्रग दैट एंटर एन इंडिविजुअल टेंड to stimulate certain receptor ion channel, act an enzyme or transport proteins। As a result, they cause the human body to react a specific way। फिर आता है कीमोथेरापेटिक एजेंट। द एजेंट आर यूज टू क्योर इन्फेक्शियस डिजीज एंड कैंसर, जैसे कि सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स। फार्माकोडायनामिक एजेंट, they are used as a treatment regimes for non-infectious disease like cholinergic, adrenergic और हेलोकोनर्जिक sedatives। फिर आता है ड्रग। इट इज द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन ए मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। फिर आती है फार्माकोडायनामिक्स। इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द biological and therapeutic effects of drug। Such studies also correlate the mechanism of action of a drug and may correlate the drug action with their chemical structure। Pharmacokinetics, it deals with absorption, distribution, metabolism and excretion of drug। It also deals with all process involved in the change of concentration of the drug in the body। Clinical pharmacology, this branch of pharmacology deals with the study of drug on human beings। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी की डील्स करती है स्टडी ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बींग्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद knowledge of the disease for its prevention, migration or cure। It consists of rational pharmacotherapeutic and empirical pharmacotherapeutic। Rational pharmacotherapeutics, it includes the rational use of drug। For example, adrenaline is used in bronchial asthma। Why it is used, that is well known mechanism। ठीक है, कि जो इंक्लूड द रैशनल यूज ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल, जो रैशनल यूज होता है, जैसे कि एड्रेनल को यूज करते हैं हम ब्रोंकियल अस्थमा के तौर पे, तो क्यों यूज करते हैं, ये एक अच्छी तरीके से समझा हुआ मैकेनिज्म है। एम्पेरिकल फार्माकोथेराप्यूटिक्स है, इट इंक्लूड द यूज ऑफ ए ड्रग इन पर्टिकुलर डिजीज बट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर नोन है तो रैशनल फार्माकोथेराप्यूटिक्स, और अननोन है कि उसने काम कैसे किया उस ड्रग ने, मैकेनिज्म ही नहीं पता, तो एम्पेरिकल फार्माकोथेराप्यूटिक्स। जैसे कि कोलचिन्स वाज एट वन टाइम यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट बट हाउ इट एक्ट वाज अननोन। तो कोलचिजिन्स को हम यूज करते हैं गाउट के ट्रीटमेंट के लिए, बट वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या उसकी मोड ऑफ एक्शन होता है, ये आज तक अननोन है। फिर है थेराप्यूटिक्स, इट डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। फिर फार्माको-इकोनॉमिक्स, it deals with the cost, that is economic accept of drug use therapeutically। Pharmacogenomics, it is branch of pharmacogenetics
which deals with the use of genetic information in selecting drug for a person. फिर है फार्माको एपिडोमोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ बोथ द यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल. फिर है फार्माको विजिलेंस. इट इज ब्रांच ऑफ फार्माको एपिडोमोलॉजी which deals with the epidemiologic study of adverse drug effect. Toxicology. It deals with the adverse effect of drug and also the study of poison, that is detection, prevention and treatment of poison. फिर है chemotherapy. It is used of chemical for the treatment of infection. The term now also include the use of chemical compound to treat malignancies. फिर है फार्माकोपिया. तो इट इज द ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिसिनल. फिर है एनिमा और एनिमेट्स. दिस रूट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लिक्विड मेडिकामेंट इनटू द रेक्टम. फिर है इवेकाउंट एनिमा. इट इज एम्प्लॉयड टू रिमूव द फीकल मटेरियल. इट इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव फ्लैटुलेंस. फिर आता है रेटेशन एनिमा. Here the administrated fluid contain a medicament which is retained in the rectum. Thus the medicament act locally as prednisolone. Enema is ulcerative colitis. Next है intravenous injection. In this case the drug is injected directly into the vein. By this route the drug process rapid action and desired blood concentration of the drug is obtained by a definite dose. फिर आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. इन केस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द मसल टिश्यू. फिर आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. सबक्यूटेनियस इंजेक्शन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हेमोलाइसिस और थ्रोम्बोसिस एसोसिएटेड विद आईवी इंजेक्शन एंड मे प्रोवाइड कांस्टेंट स्लो एंड सस्टेन इफेक्ट. क्या क्या डिफरेंट है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस में? जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है वो डायरेक्ट वेन में लगता है और ब्लड सर्कुलेशन में जो है जल्दी से वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के कांटेक्ट में आ जाता है तो इफेक्ट जल्दी देता है. फिर इंट्रामस्कुलर जो है वो इंट्रामस्कुलर देते हैं हम अगर पेशेंट जो ड्रग इज इंजेक्टेड इन तो मसल टिश्यू में देते हैं. जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है ये रिस्क को, जो हीमोलाइसिस और थ्रोम्बोसिस का रिस्क है जो आईवी इंजेक्शन में ज़्यादातर होता है उसको बिल्कुल कम कर देता है और जो एक कांस्टेंट और स्लो इफेक्ट देता है. फिर आता है इनहेलेशन. इन केस ऑफ इनहेलेशन रूट ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेटेड आइदर एज एरोसोल सिस्टम और इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ड्रग एक्सक्रीशन. Excretion is defined as a process where drug or metabolite are irreversibly transferred from internal or external environment through renal or non-renal route. फिर आता है accumulation. Accumulation of a drug is in the body following repeated administration is termed as accumulation. फिर आता है additive effect. When the total pharmacological effect of two or more drugs administered together is equal to the sum of their individuals pharmacological effect, the phenomena is called additive effect. Example ephedrine and aminophylline. फिर आता है synergism. तो synergism क्या है? It is a phenomena of facilitation of pharmacological response by use of two drugs at the same time. फिर आता है drug antagonism. The opposite action of two drugs on the same physiological system is called antagonism. फिर आता है chemical antagonism. तो in case of chemical antagonism, biological activity of a drug is totally abolished or reduced by chemical reaction between the two drug
जैसे कि एसिड और एल्कलाई रिएक्ट विद ईच अदर टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। फिर आता है ड्रग टॉलरेंस। ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग they may prove ineffective as the usual therapeutic dose. Progressive increase in the dose is required to produce the decrease effect. तो ये थी हमारी थ्योरी फार्माकोलॉजी की, जनरल फार्माकोलॉजी की। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो आप लोगों ने कल से ना, पहले ही मैं आपको थंबनेल डाल दूंगा कि किस चीज़ की क्लास होगी। तो दिन में उस थ्योरी को रीड आउट करो और शाम के उसके क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अब प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करो। पिछली बार लिस्ट काफ़ी आई गई थी। अगर अब की बार 10 गुना बच्चे जाते हैं और पोस्टों के हिसाब से नंबर तो आ जाएगा सबका, लेकिन लिस्ट जो है काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, द साइंस डील विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोनली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। तो कौन सी साइंस जो डील करती है उसको क्या बोलते हैं? तो फार्माकोलॉजी। ये आपको थोड़े थोड़ा ब्रीफ दे दिया है कि हर जो भी टॉपिक हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी की आपको पता चल जाएगी। टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है, क्या क्या इस चीज टॉपिक में बातें होती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीजें, इसके जो मेन मेन टर्म्स क्या है इसकी, इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे। ये ना हो कि जिस बच्चे ने बिल्कुल टच में नहीं है उसको आइडिया ही ना हो, सिर्फ क्वेश्चन। और अब ज्यादा थ्योरी का टाइम नहीं है। अब 3 महीने हैं तो मान के चले पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। फार्मेसी का भी काफी वास्ट सिलेबस है और हरियाणा जी के और वो भी। तो हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस कवर हो। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन? तो पेनिसिलिन वैक्सीन किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए थे पिछली बार, जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो। सोर्स ऑफ एस्प्रिन इज ए। तो एस्प्रिन का सोर्स कैसा है? प्लांट है, मिनरल, एनिमल है, सिंथेटिक? तो एस्प्रिन जो है सिंथेटिक है। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। तो जो ड्रग ऑब्टेन है एनिमल सोर्स से, कौन सी इसमें से? तो वो है हिपेरिन। नेक्स्ट है, ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज एज नोन एज। तो रेयर डिजीज में जो यूज होने वाली ड्रग है उसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। नेक्स्ट है, एन ऑर्फन ड्रग इज वन दैट हैज। एक ऑर्फन ड्रग है जो उसे यूज हो क्या है? तो स्पेशल मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक्स में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्फन ड्रग? तो कौन सी स्टेटमेंट जो एक ऑर्फन ड्रग को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है? तो ए ड्रग, इट इज ए ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंट ऑफ ए रेयर डिजीज। किसी भी रेयर डिजीज को ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज होती है उससे ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग? तो इनमें से कौन सा जो है ऑर्फन ड्रग नहीं है? तो कीटाकेनाजोल। नेक्स्ट है, ड्रग दैट आर ऑब्टेन इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। तो क्या बोलेंगे उसको? ड्रग आर ऑब्टेन इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नेक्स्ट है, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू। तो जो हाइपोडर्मिक इंजेक्शन होगा उसको कहाँ हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे? इनटू लूज कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यू इमीडिएटली मेंटेन द डर्मल स्किन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट? तो पेरेंटल रूट की क्या डिसएडवांटेज है इनमें से? तो क्या है? ये है इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल। नेक्स्ट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर हेपेरिन एंड वारफेरिन। तो हेपेरिन और वारफेरिन के लिए कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है? तो ये है आईवी और ओरल। नेक्स्ट है, हाइपर पायरेक्सिया इज ए स्टेट ऑफ।
तो हाइपर पायरेक्सिया कैसी स्टेज होती है जिसमें हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो फर्स्ट पास इफेक्ट। तो फर्स्ट पास इफेक्ट के लिए कौन सा रूट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है? तो हमारा ओरल रूट यूज होता है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन इज, तो इंसुलिन को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? सो सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट है, इंट्रा इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द ग्रैब ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड। तो जो इनर्ट सब्सटेंस है मेडिसिन में तो वो होता है ग्रैब ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड प्लेसेबो। प्लेसेबो को क्या बोलते हैं? हम एक बैम की दवाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट इफेक्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है? ओरल। द इंजेक्शन इंसर्टेड इन द मिड लाइन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रेट आर नोन एज इंजेक्शन। तो कौन सा इंजेक्शन होता है जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रेट जो हमारे स्पाइन के, तो होता है एपिडुरल। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्ट्रिक्सोन इज, तो सेफ्ट्रिक्सोन के लिए जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेरेंटल। नेक्स्ट है, एनिमा इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू, तो एनिमा कैसे देते हैं हम? रेक्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी गिवन एज एन इंटरवीनस बाउल शॉट। तो किसको हम इंट्रावीनस बाउल शॉट नहीं दे सकते? तो डेक्सट्रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड सबलिंगुअली। तो इनमें से कौन सा जो सबलिंगुअली यूज नहीं करते? तो हम नहीं करते नाइट्रोफ्यूराटोन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। तो कौन सा इनमें से जो अंडर मार्केट जो है जेनरिक नेम से बिकता है? तो एनालजिन। थ्रू विच रूट इप्रेटेपिन ब्रोमाइड इज एडमिनिस्ट्रेटेड। तो कैसे रूट से देते हैं हम इसको? इनहेलेशन। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इरेशनल ड्रग यूज इफेक्ट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? यूजिंग ड्रग इन ए कोस्ट इफेक्टिव वे। नेक्स्ट है, टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट पास्ट इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रूट शुड ड्रग टू बी गिवन। तो मैक्सिमाइज करने के लिए फर्स्ट पास्ट इफेक्ट को ड्रग को कौन से रूट से देना चाहिए? ओरल। नेक्स्ट है, इरिटेंट ड्रग आर नॉट गिवन बाय, तो इरिटेंट ड्रग को हम कैसे नहीं देते? तो टॉपिकली। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो प्लांट सोर्स से हमने मिलती है? तो है रेसिप्रिन। द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिजोल्व, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। तो कौन क्या बोलते हैं जब ड्रग को हम अपनी अंडर द टंग रखते हैं और अलाउ करते हैं डिजोल्व होने के लिए? तो ये होती है हमारी सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में किस तरह का फोर्स जो है वो लगता है? तो ये होता है हमारा कोवेलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोफोबिक सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंट्रानेसल रूट। तो कौन से जो है ड्रग इनमें से हम देते हैं इंट्रानेजल रूट से? तो इंट्रानेजल रूट से देते हैं हम डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट है, मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाय। तो कौन सी जो मेजर मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट का? तो ये पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस साइट एक्सेप्ट।
तो एक्सेप्ट है ये रीनल ट्यूब्यूल को छोड़कर। नेक्स्ट है मोस्ट वायरेबल एब्जॉर्प्शन इज सीन विद विच रूट। तो मोस्ट वायरेबल जो रूट है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो कहाँ देखने को मिलता है? तो मोस्ट वायरेबल जो एब्जॉर्प्शन है वो सीन होता है ओरल रूट्स में। नेक्स्ट है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी इज। तो बीसीजी का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सा है? इंट्राडर्मल। नेक्स्ट है डिपोर्ट थेरेपी इज पॉसिबल विद विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिपोर्ट थेरेपी जो है वो कौन से रूट के द्वारा जो है पॉसिबल है? तो वो होती है हमारी इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रूट इन न्यू बोर्न। तो न्यू बोर्न बेबी में हम जो पोलियो वैक्सीन हो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? तो आईएम। इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग हाइपोटोनिक सेलाइन इंट्रावेनसली। तो इफेक्ट जो आता है वो कैसा आता है? तो आता है रेज इन द ब्लड प्रेशर। विच आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या है ये? कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ आइसोटोनिक सेलाइन डू नॉट इंक्लूड। तो क्या इंक्लूड नहीं करता है आइसोटोनिक सेलाइन? तो इंट्रा क्यूटेनियस इंजेक्शन। नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट। तो इनमें से कौन सा जो एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं वो करते? तो ये है नियोस्टिग्मीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंटल। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेरेंटल नहीं है? तो हमारा सबलिंगुअल। ऑल दीज ड्रग्स आर इनइफेक्टिव ओरली ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट। तो सभी ड्रग्स को जो इनइफेक्टिव ओरली ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म, किसको छोड़ के? तो एनटीजी को। ब्रूटोन लाइन इज ए क्लिनिकल साइन फाउंड इन पेशेंट विद क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ। तो किस चीज की पॉइजनिंग है? तो लीड पॉइजनिंग, ब्रूटोन्स लाइन। द फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर आर कॉल्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी और एलिमिनेशन भी दोनों में होते फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर में, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट है व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या इंक्लूड करता है काइनेटिक्स? तो इंक्लूड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो रेफर करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ड्रग ड्यूरिंग इट पासिस फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है द फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज। तो ये क्लियरेंस, कि जो बॉडी से ड्रग का एलिमिनेशन हो जाना वो क्लियरेंस कहलाता है। द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म एज गिवन डोज फॉर्म। तो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग को रीच करती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को बिना अपने चेंज किए, तो वो होती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स data either is or may be required when pharmaceutical companies submit new drug application, abbreviated new drug application या supplement application। तो कब जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी सबमिट करती है? जब न्यू ड्रग एप्लीकेशंस आते हैं। नेक्स्ट है विच ड्रग कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन सी ड्रग है जो पास करती है? तो लिपिड सोल्यूबल और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है सिस्टोक्रोम P450 एंजाइम आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो P450 एंजाइम जो है वो किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट है ए लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इंडिकेट्स। तो जो लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एक ड्रग का वो इंडिकेट करता है डू नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस ऑर्गन। लीवर माइक्रोजोमल एंजाइम आर स्टिमुलेटेड बाय। तो लीवर माइक्रोजोमल एंजाइम है वो स्टिमुलेट कर बाय फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट है द स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज एस्ट्रोसाइट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर इन द बॉडी। तो कौन से बैरियर हैं? वे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट है द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन बी बाइंड इज। तो विटामिन बी बाइंड होता है अल्फा 1 ग्लोबुलिन के साथ। ऑफिशियली नेम ऑफ ए ड्रग इज लियर। तो जो ऑफिशियली नेम है एक ड्रग का इज, ये कुछ नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑफिशियली नेम ऑफ ए ड्रग इज ए जेनरिक नेम। जो ऑफिशियली नेम होता है ना वो जेनरिक नेम होता है। और जो आप देखते हैं डोलो 650 ये ब्रांड नेम होते हैं। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इम्पेम्ब्रिन इज। तो इमेप्रेमिन जो है एक्टिव मेटाबोलाइट है इज डेसीप्रेमिन का। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो रेशियो है टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज का। नेक्स्ट है प्रोपेरिटी प्रोप्रिएटरी नेम ऑफ ए ड्रग इज इन ड्रग नोमेनक्लेचर रेफर टू। तो प्रोप्राइटरी नेम जो होता है वो एक ड्रग का नो क्या होता है? एक ड्रग नोमेनक्लेचर में तो वो ब्रांड नेम होता है, तो प्रोप्राइटरी नेम होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय, कौन टेक प्लेस करता है उसको? तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर जो उसको लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर है टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग प्रोवाइडिंग सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर सेड टू बी क्लिनिकल रिस्पॉन्स अंडर सेम therapeutic equivalent. The drug concentration between minimum effect concentration and maximum safe concentration is called। तो क्या कहलाती है कंसंट्रेशन जो होती है ड्रग के बीच में, जो मिनिमम इफेक्ट कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, तो प्रोसेस हमारी क्या रहती है? थेराप्यूटिक रेंज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग। तो इनमें से प्रो ड्रग कौन सी है? तो प्रो ड्रग होती है हमारी सिमवेस्टिन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट across a cell in particulate from by formation of vesicle is called। तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोसाइटोसिस। when the rate of elimination of a drug remain constant irrespective of drug concentration it is said to follow। तो द रेट ऑफ एलिमिनेशन के उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अक्रॉस यूजुअली आफ्टर। तो कितने उसके बाद होता है? तो 5 हाफ लाइफ के बाद जो है कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हिट एंड रन ड्रग्स आर। तो हिट एंड रन ड्रग्स जो है कौन सी होती हैं? हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ। नेक्स्ट है द टीडीएम रेफर टू। तो टीडीएम रेफर करता है किसको? थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को।
इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप, आपके एग्जाम में ध्यान रखना इसका। द मेडियन लिथल डोज, मीडियन इफेक्ट डज ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड। तो मीडियन जो है लिथल डोज को क्या बोलते हैं हम? थेराप्यूटिक इंडेक्स। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग बाय विच रूट रीचेज 100%। तो कौन सा रूट है जिसके द्वारा हमें किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% मिलने की वो होती है? तो ये है हमारा आईवी। अगर हम इंट्रावेनस किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ 100% मिल जाता है। ऑफमैन एलिमिनेशन रेफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन बाय। तो ऑफमैन जो एलिमिनेशन है ड्रग का, वो एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर रिकॉर्गनाइजेशन। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज्ड इफ यूरिन इज मेड मोर एल्कलाइन। तो एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग, तो कौन सी ड्रग का होता है एक्सक्रीशन जब इंक्रीज हो जाता है यूरिन ज्यादा एल्कलाइन होके? तो वो होती है फिनोबार्बिटल। नेक्स्ट है व्हेन यूरिन पीएच बिकम्स 8 सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ वन ऑफ द ड्रग टेक प्लेस। तो कौन सी ड्रग लेते हैं? तो एस्प्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट affect that how substance are removed via dialysis। तो डायलिस विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट, कौन सा इफेक्ट नहीं होता? तो डिसइंटीग्रेशन टाइम। नेक्स्ट है द प्रोग्राम शूट SYBYL इज यूज्ड फॉर। तो कौन सा इसमें? फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, डायग्नोस्टिक डाटा, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग और मोलिकुलर मॉडलिंग। तो प्रोग्राम शूट होता है SYBL में मोलिकुलर मॉडलिंग। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मोस्ट टेक इनटू अकाउंट। तो कैलकुलेशन करने के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो क्या होते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंसेस इन प्लाज्मा को देखते हैं। नेक्स्ट है द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू। तो द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। वीकली एसिड ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम। तो वीकली एसिड ड्रग्स जो हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होती हैं इसके द्वारा, एसिडिक पीएच के द्वारा। इफ एक्सक्रीशन रेशो ER वैल्यू इज जीरो देन देयर इज नो। अगर एक्सक्रीशन वैल्यू जीरो होगी तो कोई भी क्या नहीं होगा? एलिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी गिवन एज इंट्रावेशन बाउल शॉट। तो कौन सी ड्रग हम नहीं देते हैं जो इंट्रावेनसली बाउल शॉट में? तो डेक्सट्रोज। नेक्स्ट है द प्रोटीन विच आर ATP dependent pump and facilitate the efflux of drug molecules from the cell are known as। तो उसको क्या बोलते हैं? P ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डे ऑफ बर्थ कम अंडर द क्लास ऑफ। तो कौन सी क्लास के अंडर आता है बच्चा? तो ये आता है नियोनेटल में। कौन सा बच्चा? जो फर्स्ट 20 डेज यानी आज पैदा होके 0 से 20 दिन के अंदर, तो नियोनेटल में आता है। क्रेटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ। तो क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है यूज करते हैं किसकी मेजरमेंट में? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू डिक्लाइन टू हाफ ऑफ इट्स एक्साइटिंग वैल्यू इज नोन एज। तो जो टाइम रिक्वायर होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कवर करने पार करने के लिए
डिक्लाइन टू हाफ इट्स एक्सक्रीशन वैल्यू, उसकी आधी वैल्यू को डिस्टिंट आउट करने के लिए, तो वो होती है हमारी हाफ लाइफ। तो उस प्रोसेस को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। ए प्रो ड्रग इज, तो एक प्रो ड्रग क्या है? तो ए प्रो ड्रग इज एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट्स। तो प्रो ड्रग क्या होती है कि जो हमारी बॉडी में एक फॉर्म होती है ड्रग की, इनएक्टिव फॉर्म में होती है ड्रग, जो ट्रांसफॉर्म्ड होती है बॉडी में जाके एक्टिव मेटाबोलाइट्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्टमक, तो स्टमक के द्वारा कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब की जाती है? एस्प्रिन। तो स्टमक में एब्जॉर्ब होती है हमारी एस्प्रिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल यंग हेल्थी अडल्ट मेल विद अबाउट 70 kg? अगर 70 kg उसका वेट है तो ब्लड जो है हमारा कितना होगा? 5 लीटर। पिछले साल जो 2024 की भर्ती थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ब्लड से रिलेटेड कि एक नॉर्मल उस 1 kg ब्लड में कितना, 1 लीटर ब्लड में कितना आयरन होता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फेज 2 रिएक्शन ऑफ ए ड्रग मेटाबॉलिज्म? तो फेज 2 रिएक्शन कौन क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म में? तो कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग मस्ट ऑलवेज, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग मस्ट ऑलवेज अचीव एक्वेकेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन स्टडी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग? तो इनमें से कौन है जो एक प्रो ड्रग है? तो एसाइक्लोवीर। आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज इनएक्टिव एज सच बाय मेटाबॉलिक कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग, यानी ये भी एक तरह से प्रो ड्रग पूछा है। तो एजिथोप्रिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल हेल्थी नॉर्मल ह्यूमन वॉलेंट्री पार्टिसिपेट, तो किस में करते हैं? तो ये फेज 1 में करते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटिक माइक्रोजोमल एंजाइम्स, तो कौन सी उसमें यूज करते हैं? तो ये करते हैं फेनेटोइन में। एन एग्जाम्पल फॉर ए ड्रग दैट अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो कौन सा एग्जाम्पल है एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का? तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग, तो इनमें से प्रो ड्रग कौन है? लीवोडोपा। डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिटरमाइंड बाय, तो कौन सी जो है फ्रीक्वेंसी हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग डिटरमाइन करने के लिए? तो हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग को देखते हैं। इफ ए ड्रग हैज रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेटेड एंड एट इट्स प्लाज्मा हाफ टाइम इंटरवल देन इट अचीव स्टडी स्टेट लेवल इन, तो ये किस में स्टडी करते हैं हम इसको? तो ये करते हैं 4/5 प्लाज्मा हाफ लाइफ में। ड्रग आर लिस्ट एक्सक्रीटेड इन, तो ड्रग जो है सबसे ज्यादा कम एक्सक्रीटेड होती है मिल्क में। फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज, तो फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है सल्फेट कंजुगेशन में। तो ये हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं बच्चों जनरल फार्माकोलॉजी के। नेक्स्ट मिलते हैं हम फार्माकोलॉजी में ही नेक्स्ट उसमें, और शायद कल से एक सब्जेक्ट को और स्टार्ट करें, कल से नहीं तो परसों से करेंगे। और आपका नेक्स्ट वीक से हम हरियाणा जी के और कंप्यूटर भी स्टार्ट करेंगे। बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट है हरियाणा जी के कंप्लीट टॉपिक वाइज, तो जिस स्टूडेंट को भी देखना है वो देख सकता है। और फिर भी कोई डाउट है, मैंने आपके स्टार्टिंग में काफ़ी डाउट लिए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आरटीआई भी लगी हुई है लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जैसे उसमें जो 4-5 क्वेश्चन है उनका जवाब आ जाता है वो आप सबको अपडेट कर दिया जाएगा। एक सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप लोग सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखते हैं,
चैनल को सपोर्ट कर रहे हो तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर सकते हो। जब कमेंट इतने सारे कर देते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग भी हमें मोटिवेट करेंगे, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अपने एमसीक्यूज पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस से कुछ चीज़ें बाहर हैं। आप एक बार मेनली सिलेबस को कर लो, फिर जो एचएसएससी का लेवल है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे डेली। एक बार ये 1 डेढ़ महीना आप अच्छे से पढ़ लो, ये ना हो कि फार्मेसी को आप सिलेबस को टच ही ना करो। फिर आपकी एनाटमी और जनरल साइंस और स्टैटिस्टिक्स और थोड़ी बहुत कोलॉजी अलग से आपको करवाएंगे। जो मेन मेन क्वेश्चंस बनते हैं इनके अलग से इनकी प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी अच्छे से रखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू।